पत्नी चाहे कितनी प्यारी हो, लेकिन उनका ये कहना कभी पूरा मत करना, वरना धोखा खा जाओगे। प्रिय मित्रों, आज मैं आप लोगों के लिए बड़े ही काम की जानकारी लेकर आया हूँ। कहते हैं पत्नी वो है जो पति की हितैषी होती है, उनका प्रिय कार्य करती है। पुत्र वही श्रेष्ठ है जो पिता का आज्ञाकारी हो। पिता वही श्रेष्ठ है जो अपनी संतान का अच्छी तरह से भरण पोषण करे और उन्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाए और उसके सुंदर भविष्य के बारे में सोचे। मित्रों, हर पति का यह धर्म है कि वे अपनी ही पत्नी से प्रेम करें, उसकी बात माने, उससे कोई कपट ना करे, उसकी सुख दुख में सेवा करे, उसे हर प्रकार की खुशी प्रदान करे। लेकिन वो पत्नी ऐसा कुछ करने या करवाने की जिद करे जिससे पति की मान प्रतिष्ठा धूमिल होती हो, जिसमें पति की जान जाती हो या उसके परिवार को नीचा देखना पड़ता हो, उसके हितैषियों से अलग होना पड़ता हो, तो उसकी वह बात कभी नहीं माननी चाहिए। हितैषी वह है जो आपके हित की सोचे। जो आपको दुख पहुंचाए वह आपका हितैषी नहीं हो सकता। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पत्नी की कौन कौन सी बात पति को नहीं मानना चाहिए। मित्रों, रमनदीप शहर में एक चंद्रदीप नामक राजा राज्य करता था, जिसका चंद्र प्रताप नाम का एक पुत्र था। चंद्र प्रताप को अपने ही पिता के मंत्री के बेटे से गहरी मित्रता थी। वह हर समय एक दूसरे के साथ रहते थे, साथ ही साथ घूमने जाते थे, वन विहार के लिए जाते थे, साथ ही साथ सोते थे, साथ ही भोजन करते थे। एक दिन उन दोनों ने कहीं घूमने का मन बनाया। दोनों ने अपने घोड़े सजाए और पहाड़ों के बीच वादियों में चले गए। वे दोनों चलते चलते दूसरे राजा के राज्य की सीमा में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक बड़ा ही रमणीक बगीचा था। उसमें एक तालाब था जिसमें बड़ा ही सुगंधित जल भरा हुआ था, जिसके चारों तरफ गुलाब के फूल बिखरे पड़े थे। तालाब के चारों तरफ जो बगीचा था वह बड़ा ही मनमोहक था। उसका मन कर रहा था किसी बगीचे में ठहर जाएं। उसके बाद उन दोनों ने तालाब में हाथ और मुंह धोए, थोड़ा सा जलपान किया। उसके बाद मंत्री का बेटा वृक्ष के नीचे जाकर सो गया। राजकुमार चंद्र प्रताप उसी बगीचे की सुंदरता से मोहित होकर इधर उधर भ्रमण करने लगा। इतने में राजकुमार देखता है कि उसी बाग में सुंदर राजकुमारियों का झुंड आ पहुंचा। शायद वहां के राजा की कन्या और उसकी सहेली रही होगी, जो सरोवर में स्नान करने आई थी। सुंदर सहेलियों के बीच में एक बड़ी सुंदर राजकुमारी थी, जिस पर राजकुमार चंद्र प्रताप का दिल आ गया। वह इतनी सुंदर थी कि राजकुमार चंद्र प्रताप उसे देखता ही रह गया। ऐसा लगा मानो बिजली ने करंट मार दिया हो। राजकुमार उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो चुका था। जब राजकुमारी ने एक सुंदर राजकुमार को देखी तो वह उसे टकटकी लगाकर देखती ही रह गई। वह भी सुंदर सजीले अदा की दीवानी हो गई। इतने सहेलियों के बीच में उसे राजकुमार से बात करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन वह राजकुमार की तरफ देखते हुए इशारा जरूर की। उसने अपने गजरे से एक कमल का फूल निकाली और उसे कान से लगाई, दांतों से कुतरी, छाती से लगाकर, पैरों से कुचलकर सखियों के साथ अपने नगर को लौट गई। लेकिन राजकुमार उस राजकुमारी के इशारे को समझ नहीं पाया। निराश होता हुआ वह अपने मित्र के पास लौट आया, जो वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था। उसने अपने मित्र को सभी बातें बताया
कि हे मित्र, अभी अभी एक सुंदर राजकुमारी आई थी और वह राजकुमारी आज मुझे लूट कर चली गई। उसने कुछ इशारा भी की थी, लेकिन उसके इशारों को मैं नहीं समझ सका। उसके साथ में कई अन्य सहेलियां भी आई थी। इसी कारण से मुझे बातचीत करने का कोई अवसर भी नहीं मिल सका। मित्र, अब मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा। यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मुझे उस राजकुमारी से मिलवाने का उपाय करो। लेकिन दोस्तों, वह राजकुमारी उस राजकुमार के लिए कुछ अपना अता पता बताकर नहीं गई थी। तब राजकुमार की ऐसी हालत देखकर मंत्री के बेटे ने पूछा, हे मित्र, मुझे यह बताओ कि उस राजकुमारी ने जाने से पहले क्या इशारा की थी। तब राजकुमार कहने लगा, हे मित्र, उसने अपने गजरे से फूल निकाली, उस फूल को दांतों से कुतरी, सीने से लगाई और पैरों से कुचलकर चली गई। मंत्री का बेटा कहने लगा, मित्र, परेशान होने की कोई बात नहीं। वह राजकन्या आपके लिए अपना पता दे गई है, पर मित्र, आप उसे समझ नहीं पाए। उसने कमल का फूल गजरे से निकालकर कान से लगाई। इसका अर्थ है कि वह कमांड देश की रहने वाली है। उसने फूल को दांतों से कुतरी। इसका अर्थ है कि वह फूलदत्त राजा की कन्या है। उसने फूल को सीने से लगाया। इसका अर्थ है उसने आपको दिल में बिठा लिया। वह भी आपसे प्रेम करने लगी है। कमल को पैरों से दबाने का अर्थ है उसका नाम पद्मिनी है। दोस्तों, अपने मित्र की बात सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। सोचने लगा कि अब तो उससे मिलकर ही रहूँगा। अब तो बस चलने की तैयारी करो। मित्रों, राजकुमार कहने लगा, मित्र, उसके बिना एक पल भी वर्षों सा लग रहा है। मित्रों, इस प्रकार दोनों दोस्त अपने घोड़ों पर सवार होकर राजकुमारी पद्मिनी के शहर को चल दिए। घूमते घूमते दोनों राजकुमारी पद्मिनी के शहर पहुंच गया। उसी शहर में एक बुढ़िया द्वार पर बैठी हुई रस्सी बांट रही थी। तब दोनों मित्रों ने बुढ़िया से कहा, माँ, हम सौदागर हैं, एक शहर से दूसरे शहर में व्यापार करते हैं। अब हम कुछ दिनों के लिए आपके घर पर ठहरने का ठिकाना चाहते हैं। बुढ़िया कहने लगी, बेटा, तुम अपना ही घर समझो। जितने दिन तुम रहना चाहो उतने दिन बड़े आराम के साथ रहो। घर आया हुआ मेहमान भगवान का रूप होता है। मित्रों, उन दोनों की शक्ल सूरत देखकर बुढ़िया के हृदय में ममता उमड़ पड़ी। वे दोनों मित्र उस बुढ़िया के घर में ठहर गए। तब राजकुमार ने पूछा, मैया, तुम्हारे घर में तुम्हारे अलावा और कौन कौन रहते हैं? तुम्हारे गुजर बसर कैसे चलती है? तुम इसके अलावा और क्या काम करती हो? बुढ़िया कहने लगी, हे परदेसी, मेरा एक बेटा है। वह फूलदत्त के यहाँ नौकरी करता है। मैं राजकुमारी पद्मिनी की धाई माँ हूँ। अत्यंत बूढ़ी हो जाने के कारण अब मैं अपने घर पर ही रहकर समय काटती हूँ। जब भी मुझे अपने काम से फुर्सत मिलती है तो दिन में एक दो बार पद्मिनी से मिलने चली जाती हूँ। खाने पीने की व्यवस्था राजा साहब स्वयं कर देते हैं। दोस्तों, उस बुढ़िया की बात सुनकर दोनों मित्रों ने सलाह की कि भगवान ने हमें इस बुढ़िया के पास भेजकर एक सही स्थान पर भेजा है। यह बुढ़िया अब हमारे बहुत काम आएगी। यह बात सोचकर उन दोनों ने बुढ़िया के लिए असरफियों से भरी हुई एक थैली दे दी और कहा, हे माँ, कल तुम राजकुमारी के पास जाओ तो उससे कह देना कि जो राजकुमार कल तुम्हें बाग में मिला था वह इसी शहर में ठहरा हुआ है।
अगले दिन बुढ़िया अपने काम से फ्री होकर राजमहल में पहुंची तो राजकुमारी पद्मिनी को राजकुमार के आने की खबर दी। मित्रों, हुआ क्या, जैसे ही उसने बूढ़ी माँ ने खबर सुनाई, राजकुमारी ने एकदम से गुस्से में आकर हाथों में चंदन लगाकर उस बूढ़ी माँ के गाल पर जोर से थप्पड़ मार दी और कहने लगी, मेरे घर से निकल जाओ। मित्रों, बूढ़ी माँ अपने गाल को पकड़े हुए राजकुमार और उसके मित्र के पास लौट आई और राजकुमारी के इस तरह के व्यवहार के बारे में उन्हें बताई। बुढ़िया की ऐसी बातें सुनकर राजकुमार को बड़ा अचरज हुआ। वह कहने लगा, मित्र, ऐसा लगता है जैसे राजकुमारी बड़ी ही घमंडी है, बड़ी ही उदंड है। ऐसा लगता है जैसे उसके माता पिता उन्हें कुछ सिखाया ही नहीं, कुछ संस्कार नहीं दिए हैं। हे मित्र, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो मैं उस राजकुमारी को दिल दे बैठा। राजकुमार को उदास देखकर मंत्री का बेटा समझाने लगा, हे मित्र, तुम उदास मत हो। राजकुमारी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आप उसे उदंड कह सको। ऐसा करके उसने तुम्हें एक संदेश भेजा है। उसने अपने उंगलियों पर चंदन का लेप लगाकर बूढ़ी माँ को मारा है। उसका यह संकेत है कि अभी और 10 दिन चंद्रमा निकलेंगे, इसलिए वह आपसे नहीं मिल पाएगी। जब कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा तब वह आपसे स्वयं आकर मिलेगी। यह सुनकर राजकुमार की जान में जान आ गया और कहने लगा, मित्र, मैं तो घबरा गया था। मित्रों, उन दोनों ने 10 दिनों तक ठहरकर कृष्ण पक्ष आने का इंतजार किया। जब 10 दिन बीत गए तो राजकुमार ने फिर से धन की पोटली देकर बूढ़ी माँ को राजकुमारी के पास भेजा। बूढ़ी माँ ने राजकुमारी को उस राजकुमार की खबर पहुँचाई। इस बार भी राजकुमारी ने लाल रंगों में 3 उंगलियां भिगोकर उस बूढ़ी माँ के मुंह पर दे मारी और राजकुमारी ने बुढ़िया को भगा दिया। उधर बुढ़िया ने फिर से राजकुमारी के व्यवहार के विषय में राजकुमार को बताई। बुढ़िया के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजकुमार फिर से हैरान हो गए और कहने लगा, मित्र, मुझे तो लगता है कि वह राजकुमारी संस्कारहीन है और तुम उसके बर्ताव का गलत अर्थ निकाल लेते हो। मुझे ऐसा लगता है कि वह मुझसे प्रेम नहीं करती है। मंत्री के बेटे ने जवाब दिया, तुम परेशान मत हो। इस बार भी राजकुमारी ने कोई गलत काम नहीं किया है। लाल रंग में 3 उंगलियां भिगोकर मारने का अर्थ है कि इस समय वह मासिक धर्म से है। इस अवस्था में पुरुष का स्त्री से मिलना वर्जित है। इस समय मिलना तो दूर की बात है, उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहिए। मित्र, उसने हमें संदेश भेजा है कि उसे ठीक होने में अभी 3 दिन लगेंगे, इसलिए शांत होकर 3 दिन और प्रतीक्षा कीजिए। मित्रों, उसके बाद उन दोनों मित्रों ने 3 दिन और इंतजार किया। 3 दिन के बाद राजकुमार ने फिर से बूढ़ी को राजकुमारी के पास भेजा। बूढ़ी माँ ने राजकुमारी से जाकर बोली, हे राजकुमारी पद्मिनी, वे दोनों परदेसी आपसे मिलना चाहते हैं। बूढ़ी महिला की बात सुनकर राजकुमारी ने बूढ़ी माँ को फटकारते हुए पश्चिमी खिड़की से बाहर निकाल दिया। उदास होकर बुढ़िया फिर लौट आई। राजकुमारी का ऐसा बर्ताव उस बुढ़िया ने राजकुमार और उसके मित्र को बताई। तब राजकुमार कहने लगा, हे मित्र, उसके इस तरीके के व्यवहार का क्या अर्थ समझा जाए। तब मंत्री का बेटा कहने लगा, मित्र, अब तो खुश हो जाओ। आज की रात उसने तुम्हें अपने महलों में बुलाया है। उसने यह संकेत भेजा है
कि महल के पश्चिमी खिड़की से होकर आना। मित्रों, यह सुनते ही राजकुमार खुशी के मारे उछलने लगा। रात होने पर उसने बुढ़िया के वस्त्र पहने और अपने शस्त्र लेकर महल के पश्चिमी खिड़की से होकर राजकुमारी के महल में प्रवेश कर गए। उधर राजकुमारी राजकुमार के स्वागत के लिए खिड़की पर तैयार खड़ी थी। जैसे ही वह पहुंचा, राजकुमारी उसका हाथ पकड़कर अपने कक्ष में बुला ले गई। मित्रों, दिन निकलने पर राजकुमारी राजकुमार को अपने शयन कक्ष में छुपा देती और रात्रि होने पर उसे निकाल लेती थी। उधर उसका मित्र उस बुढ़िया के घर पर अकेला ही था। इसी प्रकार राजकुमारी के साथ रहते हुए राजकुमार के कई दिन बीत गए। अचानक से राजकुमार को अपने मित्र चित्रसेन की याद आ गया। मन में सोचने लगा कि मुझे राजकुमारी से मिलाने वाला मेरा एक मित्र ही तो है और मैंने अपने सुखों के चक्कर में उसे अकेला छोड़ दिया है। मैं कितना मतलबी हूँ, मुझे अभी उनसे मिलना चाहिए। तब राजकुमार अपने मित्र से मिलने के लिए तड़पने लगा। राजकुमारी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। राजकुमारी नहीं चाहती थी कि राजकुमार एक पल के लिए भी उनसे दूर हो। राजकुमारी ने जब राजकुमार को उदास देखा तो पूछने लगी, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? राजकुमार ने जवाब दिया, प्रिय, मैं दुनिया में हर चीज़ के बिना रह लूँगा, मगर मैं अपने दोस्त के बिना नहीं रह सकता। वह मेरा बचपन का सखा है। हर सुख दुख की घड़ी में उसने मेरा साथ नहीं छोड़ता। भाई से भी बढ़कर वह मेरा ख्याल रखता है। मित्रों, राजकुमार का मित्र के प्रति अटूट प्रेम देखकर राजकुमारी को कुछ पलों के लिए बड़ा ही बुरा लगा। सोचने लगी, इसका कमीना दोस्त हमारे प्रेम के बीच में रोड़ा बन जाएगा। इसके मित्र के रहते हुए राजकुमार पूरी तरीके से मेरा नहीं हो सकता। इस मित्र रूपी रोड़ा को खत्म कर देना चाहिए। यह सोचकर राजकुमारी मीठी मीठी बातें करती हुई बोली, हे प्राणनाथ, यदि आप मित्र के लिए ज़्यादा बेचैन हो तो लो, मैं तुझे अपने हाथों से भोजन बनाकर देती हूँ। इस भोजन को ले जाकर आप अपने मित्र को प्यार से खिला देना और कहना उसकी भाभी ने प्यार से खाना बनाकर भेजी है। मित्रों, राजकुमारी की ऐसी बातें सुनकर राजकुमार का मन बहुत प्रसन्न हुआ। उधर राजकुमारी पद्मिनी ने भोजन बनवाया और उस भोजन में जहर मिला दिया। इधर वह भोजन देकर राजकुमार को अपने मित्र के पास भेज दिया। राजकुमार से कहा, हे प्राणनाथ, तुम भोजन कराकर अपने मित्र के पास से जल्दी लौट आना। राजकुमार को यह नहीं पता था कि राजकुमारी ने इस भोजन में जहर मिला दिया है। वह खुशी खुशी भोजन लेकर अपने मित्र के पास पहुंच गया। काफ़ी दिनों से वे दोनों एक दूसरे से अलग थे, इसलिए वे एक दूसरे को देखकर बड़े खुश हुए। पहले तो एक दूसरे से गले मिले, इसके बाद वे दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे। तब राजकुमार बोला, हे मित्र, मैंने जब राजकुमारी को तुम्हारे बारे में बताया तो वह इस बात को सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। उसने अपने हाथों से भोजन बनाकर भेजी है। लो, यह भोजन कर लो। मित्रों, इधर जो मंत्री का बेटा था वह बड़ा ही चतुर स्वभाव का था। उसने भोजन करने से पहले पास में बैठे हुए कुत्ते को थोड़ा सा भोजन निकाल कर डाल दिया। वह कुत्ता उस भोजन को खाते ही तुरंत मर गया। यह देखकर राजकुमार बड़े आश्चर्य में पड़ गया कि यह क्या हुआ। तब मंत्री का बेटा कहता है, हे मित्र, राजकुमारी ने मुझे मारने के लिए यह भोजन भिजवाया है। इस भोजन को भिजवाने में
उसका कोई प्यार नहीं था? राजकुमार पूछने लगा, मित्र, आखिर राजकुमारी ने ऐसा क्यों किया? तब मंत्री का बेटा जवाब देता है, हे मित्र, उसके और तुम्हारे मिलन में मैं रोड़ा बन चुका हूँ। तुम उसके पास जरूर रह रहे थे, परंतु तुम्हारा मन हर समय मुझसे मिलने के लिए बेचैन रहता होगा, और राजकुमारी नहीं चाहती थी कि उसका प्यार बढ़ जाए, इसलिए उसने मुझे मारने का प्रयास किया। यदि मैं मर जाऊंगा तो तुम पूरी तरह से उसकी ही होकर रहोगे। मित्रों, यह बात सुनते ही राजकुमार का खून खौलने लगा और कहने लगा, हे मित्र, ऐसी दुष्ट स्त्री का प्रेम पाकर मैं कभी जीवन में खुशी नहीं रह पाऊंगा। इसका प्रेम तो बड़ा ही घातक है, यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ऐसी स्त्री से तो भगवान ही बचाए। तब मैं उसके पास लौट कर नहीं जाऊंगा। मंत्री का बेटा बोला, नहीं मित्र, ऐसा मत कहो। जिसके लिए कई दिनों से हमने अपना घर बार छोड़ रखा है, उसके बिना तो हम घर वापस लौट कर नहीं जा सकते। हम उसे अपने साथ लेकर ही चलेंगे, लेकिन ब्याह कर नहीं, उसे उसकी करनी का दंड देकर। आज रात्रि में तुम उसके पास ही जाओ, और राजकुमारी जब सो जाए तब उसके बाद राजकुमारी की जांघ पर अपनी तलवार का निशान बनाकर और उसके गहने लेकर चले आना। मित्र की सलाह के अनुसार जब राजकुमारी सो गई, तब राजकुमारी पद्मिनी की बाईं जांघ पर तलवार से निशान बनाया और कुछ गहने उठाकर वहां से चला आया। उधर मंत्री के बेटे ने योगी का वेश बनाया और मरघट में जाकर बैठ गया। इधर राजकुमार को गहने बेचने के लिए बाजार में भेज दिया और कहा, यदि तुम्हें कोई पकड़ ले तो उससे कहना, मेरे गुरु के पास चलो, तुम उसे लेकर मेरे पास चले आना। मित्रों, इस प्रकार मंत्री का बेटा योगी बनकर मरघट में बैठ गया। इधर राजकुमार गहने बेचने के लिए बाजार चला गया। उसने गहने एक सुनार को दिखाए। सुनार उन गहनों को देखते ही पहचान गया कि ये गहने तो राजा की बेटी के मालूम पड़ते हैं। कहीं चोरी का माल तो नहीं लाया है। उसने गहने देखते ही तुरंत कोतवाल को बुलाया और राजकुमार को बंदी बना लिया। कोतवाल ने पूछा, ये गहने तुम्हारे पास कहाँ से आए? तब राजकुमार ने जवाब दिया कि ये गहने मेरे गुरु ने दिए हैं, जो मरघट में धूनी रमाए बैठे हैं। मित्रों, अब तो राजकुमार ने मंत्री के बेटे को पकड़वा दिए। उन दोनों को राजा के सामने पेश किया गया। तब राजा ने पूछा, हे योगी जी, तुम इन गहनों को कहाँ से लाए? योगी के वेश में जो मंत्री का बेटा था कहने लगा, हे महाराज, मैं तो कई दिनों से मरघट में बैठा हुआ हूँ और डाकिनी की उपासना करता हूँ। वह कल मेरे पास आई थी और मैंने उसके गहने उतार लिए और उसके बाईं जांघ पर तलवार का निशान बना दिया। मित्रों, उस गहनों को तो राजा पहचान चुका था कि वे गहने उसकी बेटी की ही थी। उसे संदेह हुआ। वह तुरंत महलों में गया और रानी से कहकर अपनी बेटी की जांघ दिखलवाई, तो सच में उसकी बाईं जांघ पर तलवार का निशान बना हुआ था। यह सुनकर राजा को बड़ा ही दुख पहुंचा कि उसकी बेटी एक डाकिनी है। वह चुपचाप ही योगी बाबा के पास आया और कहने लगा, हे महाराज, धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या उपाय बताया गया है? तब योगी ने बताया, हे महाराज, यदि आप अपने राज्य और अपनी कुशल चाहते हैं तो अपनी बेटी के लिए देश निकाला दे दो, क्योंकि कहते हैं ब्राह्मण, बालक, स्त्री, गाय और अपने शरण में रहने वाले
से चाहे कितना भी बड़ा अपराध हो जाए उसे मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। इसलिए अच्छा तो यह है कि आप अपनी पुत्री को देश निकाला दे दीजिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। मित्रों, घबराते हुए राजा ने अपनी बेटी के लिए डोली में बिठाकर उसी दिन जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और मंत्री का बेटा तो इस मौके की तलाश में था। वे दोनों जंगल में राजकुमारी के पास आए और राजकुमारी को साथ लेकर अपने नगर को लौट गए और बड़े आनंद के साथ रहने लगे। राजकुमार ने कहा, प्रिय, तुम मेरे मित्र को मरवाना चाहती थी और वह भी मेरे हाथों से, इसलिए हमने तुम्हारी करनी का दंड दिया है। हमने तुम्हारा देश निकाला करवाया ताकि तुम अपने माता पिता, भाई बहन, परिजनों को कभी न देख सको और ना ही उनसे मिल सको। तब तुम्हें एहसास होगा कि अपनों से दूर रहने का गम क्या होता है। उस दिन तुम मेरे थोड़े से वियोग की वजह से मेरे मित्र के लिए विष देकर मारने का प्रयास की। वह मेरा मित्र है, रक्षक बनकर मेरा साथ निभाता है। मित्रों, उसके बाद में राजकुमारी ने अपनी गलती स्वीकार की और बार बार अपने किए गए काम पर लज्जित होने लगी। मित्रों, कहते हैं जो स्त्री अपने पति के हितैषियों को पति से दूर करना चाहती है या फिर उनका बुरा करना चाहती है, वह पति की भी हितैषी कभी नहीं हो सकती। जैसे पति के माता पिता, भाई बहन, वफादार मित्र और जो पति के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं, ये तो पति के सबसे बड़े हितैषी होते हैं। मनुष्य जब बड़ी विपत्ति में होता है तो अपने हितैषी ही उन्हें हिम्मत देते हैं, उनकी मदद करते हैं, मुश्किल वक्त में उनका साथ देते हैं। यदि पत्नी अपने पति से इन्हें दूर करना चाहती है तो वह पति की हितैषी नहीं है। जो स्त्री अपने पति को इन लोगों से दूर करना चाहती हो तो समझ लेना वह पत्नी झूठा प्रेम करती है, उसकी नीयत साफ नहीं है। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप अपना कीमती राय जरूर देना। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य ही करना। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।